हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम 22 एंड 23 ऑफ मई के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। आज के वीडियो में हमें सबसे पहले तो बात करनी है इंटरनेशनल बुकर प्राइस के बारे में। इंटरनेशनल बुकर प्राइस के अलावा हमारे देश में जो आलू का उत्पादन होता है, हम वर्ल्ड में सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे 2050 तक। ऐसा एस्टिमेशन किसने दिया है? इसके अलावा आज हमें बात करनी है 16th एडिशन ऑफ एशियाटिक लाइन सेंसस के बारे में। तो काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में कुछ रिवीजन के लिए एमसीक्यू है और एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी है, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर है? हमारे करंट अफेयर्स आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो बिल्कुल अगर अभी तक आपने देखना शुरू नहीं किया है तो देखना स्टार्ट कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ अगर लिंक को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। ओके जी, स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। अच्छा हाँ, पीडीएफ के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। पीडीएफ आपको डेली करंट अफेयर्स की अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पर, साथ ही साथ टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले 23 ऑफ मई को एक बहुत इंपॉर्टेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसका नाम है वर्ल्ड टर्टल डे। हमारे देश में जैसे कि हमने कुछ दिन पहले देखा था ऑपरेशन ओलिविया के बारे में, जो कि इंडियन कोस्टल गार्ड का ऑपरेशन था। इसके अंदर हमने क्या किया, जो ऑलिव रेडली टर्टल आते हैं उड़ीसा में, उनको प्रॉपरली हमने साइट प्रोवाइड की। जो इलीगल स्मगलिंग होती है या पोचिंग होती है, उससे इन्हें प्रोटेक्ट किया, और बहुत बड़ी मास नेस्टिंग हमने कंडक्ट कराई है ऑलिव रेडली टर्टल की। मतलब भारत सरकार बिल्कुल प्रयास करती है टर्टल के कंजर्वेशन के लिए। तो वर्ल्ड टर्टल डे इसलिए ही मनाया जाता है जिससे दुनिया भर में जो टर्टल की स्पीसीज है उनका कंजर्वेशन किया जा सके। और इस इवेंट की शुरुआत एनुअली की गई थी 2000 में। सिंस 2000 हम वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेट करते हैं। इसे ऑर्गेनाइज करने का काम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है अमेरिकन टॉर्टॉइज रेस्क्यू के द्वारा किया जाता है। नाउ बात कर लेते हैं थीम के बारे में। तो थीम है डांसिंग टर्टल्स रॉक। अच्छी थीम है ना, डांसिंग टर्टल्स रॉक। आपको थीम देखने को मिल जाएगी वर्ल्ड टर्टल डे की। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको, आपका जो कंफ्यूजन होता है ना कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज और बुकर प्राइज में क्या अंतर है, पहले हम वो देख लेते हैं। समझिएगा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या होता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की शुरुआत कब हुई थी? 2004 में हुई थी। ठीक है। बुकर प्राइज फाउंडेशन इस अवार्ड को देने का काम करता है। अब यहाँ पे कोई बुक जो इंग्लिश में, सॉरी नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में हो और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हो, किसी भी भाषा की कोई भी बुक जो अदर देन इंग्लिश है और उसको इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया है, और इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट करने के बाद उसको यूके और आयरलैंड में पब्लिश किया है, ऐसी बुक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है। पहले हर 2 साल में दिया जाता था, लेकिन 2016 से एनुअली इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज उन बुक्स को दिया जाता है जो नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में हो, जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो और फिर यूके एंड आयरलैंड में पब्लिश किया गया हो। लेकिन बुकर प्राइज अलग होता है। बुकर प्राइज इंटरनेशनल बुकर प्राइज से अलग होता है। बुकर प्राइज की शुरुआत 1968 में की गई थी, और ये केवल इंग्लिश नोबल के लिए दिया जाता है, वो इंग्लिश नोबल जो यूके एंड आयरलैंड में पब्लिश की जाती है। पहले अवॉर्डी जिनको बुकर प्राइज मिला था, उनका नाम है पीएच न्यूवे, 1969 में। क्या भारतीय है कोई ऐसे, क्या कोई ऐसे हमारे ऑथर है जिनको बुकर प्राइज मिला है? आंसर है यस। 3 इंपॉर्टेंट ऑथर्स के नाम आपको याद रखने हैं, और ये तीनों नाम एसएससी के अलग अलग पेपर में आपको कई बार देखने को मिले हैं। आप चाहो तो पिछले 5 साल के पीवाईक्यू को भी डाउनलोड करके आप देख सकते हो। पिछले 5 साल के कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो पीवाईक्यूज हैं, वो पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अरुंधति रॉय, इनकी बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इन्हें बुकर प्राइज मिला था 1997 में। किरण देसाई की बुक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इन 2006। एंड अरविंद अडिगा, इनकी बुक पर तो एक मूवी भी बनी है द वाइट टाइगर 2008 में। तो इन तीनों बुक्स को आपको याद रखना है। क्लियर है? तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। नाउ बात करते हैं 2025 के इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में। तो 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे मिला है? भानु मुस्ताक को। और इनकी बुक का नाम है हार्ट लैम्प।
और ये पहली कन्नड़ा ऑथर है जिन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला। जैसे कि मैंने मेंशन किया गया कि कोई भी बुक अदर देन इंग्लिश होती है, कोई भी बुक किसी भी भाषा में होती है अदर देन इंग्लिश, और उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है और यूके में पब्लिश किया जाता है, फिर इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिलता है। तो कन्नड़ा भाषा की ये बुक है हार्ट लैम्प, जिसकी ऑथर कौन है, भानु मुस्ताक, और कन्नड़ा भाषा में इसे लिखा गया था, जिसका नाम क्या हो जाएगा आपका, हृदय दीप। और फिर यहाँ पर एक इंग्लिश ऑथर आती है जिनका नाम है दीपा भस्ती, और दीपा भस्ती ने इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है जिसका नाम है हार्ट लैम्प, और इसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। तो एक ऑथर हो गए और एक ट्रांसलेटर हो गए। ऑथर कौन है, भानु मुस्ताक है, ट्रांसलेटर कौन है, दीपा भस्ती है सॉरी, दीपा भस्ती पहली इंडियन ट्रांसलेटर है जिन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जा रहा है। इसमें जो ऑथर और ट्रांसलेटर दोनों होते हैं ना, उनको 50,000 पाउंड प्राइज मनी दी जाती है, जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बिटवीन ऑथर एंड ट्रांसलेटर। क्लियर है, लंदन इंग्लैंड में ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इसके अलावा गीतांजलि श्री आपको फर्स्ट इंडियन पर्सन देखने को मिलेंगी। देखो, भानु मुस्ताक जो है वो सेकेंड इंडियन है जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिल रहा है। पहली इंडियन जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है उनका नाम गीतांजलि श्री है। इनका नाम एग्जाम में बन चुका है, 2022 में इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था रेत समाधि के लिए। इस रेत समाधि को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम किसने किया था, डेजी रॉकबेल ने, और इस बुक का नाम था टॉम ऑफ सेंट। तो टॉम ऑफ सेंट किसकी बुक है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकता है, कि आपका 7 स्टार क्वेश्चन है, इसे याद रखना है। क्लियर है, आई थिंक अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या डिफरेंस है इन दोनों प्राइज में। ठीक है, चलिए अगली पर्सन है जिनका नाम है एलिसी रेंडमा। ठीक है, ये एलिसी रेंडमा है जो कि एस्टोनिया से बिलोंग करती हैं, मिस एस्टोनिया रह चुकी हैं। रिसेंटली इन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट चैलेंज को जीता है जो कि हैदराबाद में हुआ था। तो मिस एस्टोनिया है एलिसी रेंडमा, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और गोल्ड मेडल जीता है मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट चैलेंज में जो कि हैदराबाद में हुआ था। जो भी यहाँ पे मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट चैलेंज को जीतता है, ऐसे पर्सन्स की डायरेक्ट एंट्री हो जाती है टॉप 40 क्वार्टर फाइनल में मिस वर्ल्ड कंपटीशन में। टोटल 108 पार्टिसिपेंट ने 108 कंट्री के पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है, ये है गीता समोता। इनका नाम क्या है, गीता समोता, और ये पहली CISF ऑफिसर है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को समिट किया। CISF का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो पहली CISF वीमेन ऑफिसर गीता समोता हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को समिट करने का काम किया है। वी नो दैट माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है 8,849 मीटर्स की। इसके अलावा ये पहली पर्सन है, पहली महिला रही हैं जिन्होंने उत्तराखंड के माउंट सतोपंत को भी समिट किया था 2019 में, और माउंट लुबाचे जो कि नेपाल में है इसे भी सबमिट करने का काम किया था। ठीक है, इन्हें कई सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जैसे कि इंटरनेशनल वीमेंस डे अवार्ड 2023 इन्हें दिया गया है, और इन्हें विंग्स टू ड्रीम अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा भी दिया गया है। तो गीता समोता का नाम याद रखना है। अगले पर्सन है सरोज घोषे। ये सरोज घोष आपको देखने को मिल रहा है, सरोज घोष, फादर ऑफ इंडियाज साइंस म्यूजियम मूवमेंट, पास्ड अवे। आप लोगों ने नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के बारे में सुना होगा। हमारे देश में जो म्यूजियम मूवमेंट है, अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग म्यूजियम्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे हम अपने आर्ट को, अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखते हैं। तो हमारे देश में जो म्यूजियम मूवमेंट की शुरुआत की थी वो किसने की थी, सरोज घोष ने की थी। इन्हें फादर ऑफ इंडिया साइंस म्यूजियम मूवमेंट कहा जाता है। ये फाउंडिंग डायरेक्टर रहे हैं नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के। इनका निधन हो गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम की शुरुआत 1978 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में देखने को मिल जाएगा। अगले पर्सन जो है वो एक फुटबॉलर है जिनका नाम क्या हो जाएगा, पेपे रेना। पेपे रेना जो कि स्पेन एंड लिवरपूल
स्पेन एंड लिवरपूल के आपको गोलकीपर देखने को मिलेंगे। 42 साल के हैं, इन्होंने फुटबॉल से रिटायरमेंट अनाउंस किया है। अगर हम स्पेन की फुटबॉल टीम के बारे में बात करें, जब 2010 का फीफा वर्ल्ड कप इन्होंने जीता था, उस टीम के पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। और यूईएफए यूरो चैंपियनशिप 2008-2012 में जब जीता था, तो उस टीम के पार्ट भी आपको पेपरेने देखने को मिलेंगे। गोलकीपर रहे हैं और इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो आज हमने डिस्कस किए हैं। चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले वो सभी बच्चे जिनका जून में एनटीपीसी का एग्जाम है, या फिर आपका जून में एसबीआई पीओ का इंटरव्यू है, या अदर कोई एग्जाम है, क्योंकि सभी एग्जाम्स में गवर्नमेंट स्कीम तो आती ही आती हैं। तो जनवरी से लेकर मई तक 2025 में, जनवरी से लेकर मई तक जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च की गई हैं, गवर्नमेंट स्कीम न्यूज में है, वो मैंने यहाँ पे कवर की हैं। सारे स्टैटिक पॉइंट्स कवर किए हैं कि स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, स्कीम कब लॉन्च की गई है, स्कीम के लिए बजट क्या है, स्कीम की मिनिस्ट्री क्या है, या एक्सपांशन किसी स्कीम को मिला है तो वो कब तक के लिए मिला है। ये सारी बातें यहाँ पे कवर की गई हैं। आप इस वीडियो को जरूर से देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। इसके अलावा जनवरी से लेकर मई तक के जीआई टैग वीडियो भी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग सोचते हैं कि कैसे मैं नोट्स बनाऊं, कैसे मैं करंट अफेयर्स को तैयार करूं, तो आपको झंझट की जरूरत नहीं है, परेशानी की जरूरत नहीं है। आप केवल पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को विजिट करना, मैगजीन वाले सेगमेंट में जाना। आपको हर महीने मैगजीन देखने को मिल जाएगी, जैसे कि अप्रैल मंथ की मंथली करंट अफेयर मैगजीन, और एक कैटेगरी वाइज अवेलेबल है। हर एक कैटेगरी को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और रिवीजन करने के लिए 300 एमसीक्यू की बुकलेट प्लस वन लाइनर्स भी अवेलेबल है, ठीक है। सभी मैगजीन अवेलेबल है प्रिंटेबल फॉर्मेट में, डाउनलोड की जा सकती हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से, ठीक है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है, सारी मैटर क्लियर है, तो जल्दी से एक बार लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज से। गुजरात लायन पॉपुलेशन ग्रो बाय द 32% सिंस 2020। अभी देखिए, गुजरात जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इन्होंने 16th एडिशन एशियाटिक लायन सेंसस को कंडक्ट किया है। इसमें बताया गया है कि लायन की पॉपुलेशन जो है वो 32% इंक्रीज हुई है। एक्चुअली जो लायन सेंसस है ये हर 5 साल में की जाती है। मतलब लास्ट जो है वो 2020 में हुई थी, और 2020 में पता लगा कि हमारे देश में 674 लायंस है, और 2025 में हमें पता लगा कि हमारे देश में 891 एशियाटिक लायंस है। मतलब 32% की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। ये आपका 16th एडिशन लायन सेंसस का देखने को मिलेगा। अब इसकी जो रेंज है, इसका जो कवरेज एरिया है वो भी इंक्रीज हुआ है। पहले 30,000 स्क्वायर किलोमीटर था 2020 में, अब ये 35,000 स्क्वायर किलोमीटर आपको 2025 में देखने को मिलेगा। एशियाटिक लायन की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको गिर नेशनल पार्क गुजरात में देखने को मिलती है, और एशियाटिक लायन को हम पैंथेरा लियोपर्सिया के नाम से जानते हैं। एशियाटिक लायन का सेकेंड होम आपको वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अमरेली डिस्ट्रिक्ट जो है, उसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी एशियाटिक लायन की, 257 लायंस। क्लियर? अगर इनके प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में बात करें, तो आईयूसीएन की वल्नरेबल कैटेगरी में, साइट्स की अपेंडिक्स 1 में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगली कहानी समझते हैं, अमृत स्टेशंस के बारे में। देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, हमारे देश के जो अलग अलग रेलवे स्टेशन हैं उन्हें मॉडर्नाइज कर रही है। मतलब बेसिक जो एमिनिटीज पैसेंजर्स को मिलनी चाहिए, दिव्यांग जन को जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, तो इस तरीके से हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशन हैं उनको मॉडर्नाइज किया जा रहा है अंडर द अमृत स्टेशन स्कीम। अब यहाँ पे 103 आपको अमृत स्टेशन भारत में देखने को मिलेंगे वर्चुअली, जिनको इनॉग्रेट किया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली 103 रेलवे स्टेशन को, जो कि रिडेवलप किए गए हैं अंडर द अमृत स्टेशन, उन्हें लॉन्च किया है इन 18 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है, अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम। और ये फंक्शन कहाँ हुआ था? बीकानेर राजस्थान में हुआ था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप अपने अपने राज्यों पे फोकस करो। जैसे कि मैं एमपी से हूँ, मैं देखूंगी कि एमपी के 6 स्टेशन को वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया है एज अ अमृत स्टेशन। मध्य प्रदेश, ठीक है, 6, राजस्थान के 8 है, तमिलनाडु के 9 है, महाराष्ट्र के 15 है, गुजरात के 18 है, उत्तर प्रदेश के 19 है, झारखंड, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल के 3 है, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ के 5 है। इस तरीके से आपके टोटल 103 आपको देखने को मिल जाएंगे। एक 1100 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ इनको तैयार किया गया है एज अ अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अमृत भारत स्टेशन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की स्कीम है, जिसको 2022 में शुरू किया गया था। इसका पर्पस है हमारे देश के जो 1300 रेलवे स्टेशन है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करना, मॉडर्नाइज करना,
ठीक है, और फ्यूचर रेडी फैसिलिटी तैयार करना जिससे पैसेंजर्स को मॉडर्न एमिनिटीज एंड कन्वीनियंस मिल सके और दिव्यांग जन की जो नीड है उनको फुलफिल किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम्स रिच लिस्ट 2025। अब यहाँ पे टाइम्स ग्रुप ने द संडे टाइम्स रिच लिस्ट को पब्लिश किया है जिसमें दुनिया भर की जो रिच फैमिलीज हैं उनकी रैंकिंग की गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डोमिनेंस देखने को मिल रहा है आपको हिंदुजा फैमिली का। हिंदुजा फैमिली जिसको गोपीचंद हिंदुजा जो कि चेयरमैन है लीड करते हैं, और 38 अलग अलग कंट्रीज में हिंदुजा ग्रुप की जो हिंदुजा ग्रुप है वो ऑपरेट हो रहा है। वो आपको टॉप पर देखने को मिल जाएगा संडे टाइम रिच लिस्ट में, और इनकी टोटल जो नेट वर्थ है वो 37 बिलियन पाउंड देखने को मिल जाएगी, और ये 37 एडिशन आपको देखने को मिलेगा। दिस मार्क द फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर, चौथी बार लगातार है कि यूके बेस्ड फैमिली जो है वो इस लिस्ट में लीड पर आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट, इंडिया सेट टू बिकम वर्ल्ड टॉप पोटैटो प्रोड्यूसर बाय द 2050। अब भारत का टारगेट है कि हमें वर्ल्ड का सबसे बड़ा आलू का उत्पादक राज्य बनना है 2050 तक। ठीक है, और इंडिया जो है वो चाइना को सरपास कर देगी, चाइना को ओवरटेक कर देगी 2050 तक। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा यहाँ पर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के साइंटिस्ट बोलते हैं। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का फॉर्मेशन 1971 में हुआ था और पेरू में इसका हेडक्वार्टर है, और इसी के साइंटिस्ट के द्वारा कहा गया है कि इंडिया चाइना को ओवरटेक कर लेगा और 2050 तक इंडिया सबसे बड़ा पोटैटो प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड बन जाएगा। प्रेजेंटली अगर हम आलू के करेंट प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो फिलहाल में हम 60 मिलियन टन पोटैटोज को प्रोड्यूस करते हैं, और 2050 का टारगेट है कि हम 100 मिलियन टन पोटैटो को प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। अब पोटैटो के बारे में बात की गई, इसका साइंटिफिक नेम आपसे रेलवे के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलानम ट्यूबरोसम। ठीक है, इसे किंग ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों का राजा कहा जाता है। आपने देखा होगा हर कहीं फिक्स हो जाता है, आलू भिंडी है, आलू गोभी है, आलू भटे है, हर कहीं आलू फिक्स हो जाता है। ठीक है, फिर इसको पोर्चुगल्स जो थे वो भारत पे पुर्तगाल के लोगों के साथ भारत में आलू आया था। ठीक है, ये 23 स्टेट में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश के बाद वेस्ट बंगाल, बिहार आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आइडियली 24 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया है कि ज्ञान भारतम मिशन, एक्चुअली सुनिएगा समझिएगा, ये जो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन है ना, इसका नाम चेंज करके ज्ञान भारतम मिशन किया गया है। तो ज्ञान भारतम मिशन को रिवैम्प करके, रिस्ट्रक्चर करके वापस से लॉन्च किया जा रहा है 9 जून 2025 को, आने वाले समय में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च द रिवैम्प ज्ञान भारतम मिशन ऑन जून 9, 2025, और यूनियन गवर्नमेंट ने इसके लिए जो बजट अलॉटमेंट है वो इंक्रीज किया है। पहले जो मैन्युस्क्रिप्ट मिशन था उसके लिए बजट अलॉटमेंट 3.5 करोड़ था, इसको बढ़ाकर 60 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ साथ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स इन्वॉल्व आपको देखने को मिलेंगे। इनका पर्पस है हमारे देश के जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट हैं उनको सर्वे करना, उन्हें प्रिजर्व करना और एक्सेस प्रोवाइड करना हर एक इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटीज में, एकेडमिक लेवल पे। ठीक है, और 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिजर्व करना हमारा टारगेट है। नाउ बात करेंगे नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के बारे में। इसका पर्पस ये था कि हमारे देश के मैन्युस्क्रिप्ट या डॉक्यूमेंट जो हैं उनको डिजिटल फॉर्म में प्रिजर्व करना, कंजर्व करना। इस मिशन को 2003 में शुरू किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और ये ऑपरेट होता है अंडर द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट के अंदर। ठीक है, हाँ, एक और डेटा याद रख सकते हैं कि अभी तक हमने 52 लाख मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटल किया है, लेकिन पोर्टल पे केवल 1.3 लाख जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो अपलोडेड आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले के बारे में। रिसेंटली 3 जजेस की एक बेंच बनाई गई थी जिसमें आपको देखने को मिलेंगे जस्टिस AG मशीह, CJI BR गवई एंड जस्टिस के विनोद चंद्रन। इस 3 जज की बेंच को लीड कर रहे थे जस्टिस BR गवई, और इन्होंने एक फैसला दिया है। क्या फैसला दिया है जरा देख लेते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मैंडेट 3 ईयर ऑफ लीगल प्रैक्टिस फॉर जुडिशियल सर्विस एंट्री। अभी तक देखो होता क्या है, कोई भी पर्सन जिसने जुडिशियली की स्टडी की है, पढ़ाई की है, लॉ में ग्रेजुएट है, और वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकता था जूनियर डिवीजन की पोस्ट के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
अब सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि अगर कोई भी पर्सन, कोई लॉ स्टूडेंट है जिसने लॉ की पढ़ाई की है और वो जूनियर डिवीजन की पोस्ट के लिए, सिविल जज की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो 3 साल आपको लीगल प्रैक्टिस करना मैंडेटरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मैंडेट अ मिनिमम ऑफ 3 years ऑफ लीगल प्रैक्टिस फॉर अप्लाइंग टू द सिविल जज। ठीक है, ये फैसला यहाँ पर दिया है, जिससे जुडिशरी में एक्सपीरियंस पर्सन आए, ना कि फ्रेशर्स आए। Earlier, several high courts permit direct recruitment of fresh law graduate into the judiciary। तो यहाँ पे क्या बोला है, सभी राज्यों को अपनी जुडिशरी की जो सर्विस रूल बुक है उसमें इस डायरेक्शन को अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, और ये मैंडेटरी है। अगर कोई भी एडवोकेट अप्लाई करता है सिविल जज की पोस्ट के लिए तो 3 साल का मिनिमम प्रैक्टिस होना चाहिए, ये बात मेंशन की गई है। नेक्स्ट है, इंडिया बिकम्स द चेयरमैन ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर 25-26। तो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैनशिप 2025-26 के लिए किसे मिली है? आंसर हो जाएगा इंडिया को मिली है। रिसेंटली 67 नंबर का सेशन हो रहा था एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का, जकार्ता इंडोनेशिया में, वहां पर यह फैसला लिया है। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करने पहुंचे थे DPIIT, मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सेक्रेटरी, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जिनका नाम है अमरदीप सिंह भाटिया, और इन्होंने ही चेयरमैनशिप को क्या किया है, यहाँ पे हासिल किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। नौ बात करते हैं एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इसका फॉर्मेशन 1961 में हुआ था, टोक्यो जापान में इसका हेडक्वार्टर है। इसका पर्पस है एशिया पैसिफिक एरिया में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, सस्टेनेबल इकोनॉमी, सोशियो इकोनॉमी डेवलपमेंट करना। टोटल 21 मेंबर नेशन है, और डॉक्टर इंद्र प्रधाना आपको इंडोनेशिया के देखने को मिलेंगे, जो सेक्रेटरी जनरल है। चलिए, कुछ शॉर्ट न्यूज भी है। मॉर्गन स्टैनली ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को फोरकास्ट किया है फॉर FY26 एंड FY27। FY26 के लिए 6.2% भारत की ग्रोथ रहेगी, और FY27 में 6.5% भारत की ग्रोथ रहेगी, अकॉर्डिंग टू द मॉर्गन स्टैनली। नेक्स्ट शॉर्ट न्यूज आती है कि मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है जस्टिस के सोमाशेखर। जस्टिस के सोमाशेखर, इनको मणिपुर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में बटरफ्लाई, मतलब तितली, बटरफ्लाई की एक नई स्पीसीज का पता लगाया है। फॉर द फर्स्ट टाइम ये आइडेंटिफाई हुई है अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है इथोलिया मेलकना। ठीक है, क्या नाम है इसका? इथोलिया मेलकना। ये आपकी क्या है, बटरफ्लाई की स्पीसीज है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पहली बार रिकॉर्ड की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे सुराई लिली फेस्टिवल। तो ये सुराई लिली फेस्टिवल जो है वो मणिपुर में होता है। 2 सालों के बाद रिज्यूम किया गया है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे जिसके कारण ये फेस्टिवल नहीं हो पा रहा था, तो 2 साल के बाद इसे रिज्यूम किया गया है। मणिपुर का स्टेट फ्लावर आपको देखने को मिलेगा, ये सुराई हिल में पाया जाता है, सुराई लिली। ठीक है, फेस्टिवल 1946 में इस फ्लावर को डिस्कवर किया गया था बाय द डॉक्टर फ्रैंक किंगडॉन वार्ड के द्वारा। इस फेस्टिवल की शुरुआत 2017 में की गई थी, और अप्रैल से लेकर जून मंथ के महीने में ये फ्लावर जो है वो ब्लूम होता है। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना, ये फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जा रहा है? मणिपुर में मनाया जाता है। ओके है जी। चलो, अब बारी आ जाती है, हमें MCQ देखने हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे देखना है, और लास्ट डे मतलब 21 मई को हमने कौन कौन से करंट अफेयर सीखे थे, ऐसा मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों को याद होंगे। लेकिन अगर आप भूल गए हो तो आपको यहाँ पे रिवीजन देखने को मिलेगा, तो जल्दी से हम रिवाइज भी कर लेते हैं। ठीक है, चलो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एनुअल ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड फ्रॉम नवंबर टू मई एवरी ईयर एम्ड एट इंश्योरिंग सेफ नेस्टिंग ग्राउंड फॉर द इंडेंजर ऑलिव रेडली टर्टल? आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन ओलिविया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। What is the name of flagship scheme launched by the Telangana Chief Minister Revanth Reddy aimed at promoting sustainable agriculture and irrigation by providing solar pump set to farmer especially in the Podu lands? तो यहाँ पे सोलर पंप या बोरवेल तैयार किए जाएंगे जो कि सोलर पंप से ऑपरेट होंगे। इसके लिए एक स्कीम तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जिसका नाम है इंदिरा सौर गिरिजला विकासम। ऑप्शन नंबर ए। पद्म विभूषण अवॉर्डी डॉक्टर MR श्रीनिवासन पास्ड अवे रिसेंटली। इनका प्राइमरली कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? तो ये हमारे देश के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके वन ऑफ द फाउंडर पर्सन रहे हैं, जिन्होंने होमी जहांगीर भाभा के साथ काम किया है।
की आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। भानु मुस्ताक मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट कन्नड़ा ऑथर टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इनकी किस बुक के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, कौन सा स्टोरी कलेक्शन है? आंसर हो जाएगा हार्ट लैम्प, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यूली लॉन्च ओसीआई पोर्टल। होम मिनिस्टर के द्वारा ओसीआई पोर्टल की शुरुआत की गई है जो कि सिंप्लीफाई करेगा प्रोसेस ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ पर्सन की प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेगा। 2005 में ओसीआई स्कीम की शुरुआत की गई थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो एलिजिबल है, नहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, इस बात को याद रखना है। इंडिया बिकम द थर्ड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। इंडिया थर्ड नंबर की साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बन चुकी है जिसे ट्रैकोमा फ्री सर्टिफिकेट मिला है बाय द WHO। इसके अलावा और कौन कौन सी कंट्री है? नेपाल और म्यांमार आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। Which Indian state recently become the first to mandate robotic education for all class 10 student? तो पहला राज्य है केरला जिसने क्लास 10 के बच्चों के लिए रोबोटिक एजुकेशन मैंडेटरी किया है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? सबसे पहले हमने देखा था कि सूडान में कमिल इड्रिस को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। हॉन्डुरस ने अपनी नई एम्बेसी नई दिल्ली में ओपन की है। फिर इंडिया को WHO ने ट्रैकोमा फ्री सर्टिफिकेशन दिया है। ठीक है जी। उल्लास स्कीम के बारे में हमने यहाँ पर बात की थी। फिर डॉक्टर MR श्रीनिवास जो कि इंडिया के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के आर्किटेक्ट माने जाते हैं, इनका निधन हो गया। डॉक्टर जयंत नार्लिकर जो कि एक एस्ट्रोफिजिशियस्ट रहे हैं, इनका भी निधन हो गया। ठीक है, उल्लास प्रोग्राम के अंदर मिजोरम जो है वो पहला राज्य बन गया है जिसे फुली लिटरेट स्टेट डिक्लेयर किया है। अमित शाह ने OCI पोर्टल की शुरुआत की है। फिर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की 8th एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की थी। फिर डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्य सहायता एप्लीकेशन लॉन्च की है। इन तीनों एप्लीकेशन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तेलंगाना गवर्नमेंट ने इंद्र सौरा गिरी जल विक्रम स्कीम की शुरुआत की है। केरला गवर्नमेंट पहला राज्य जो मैंडेट कर रहा है रोबोट एजुकेशन 10th क्लास के बच्चों के लिए। कार्लोस अल्कराज ने इटालियन ओपन 2025 का टाइटल जीत लिया है। और माउंट लेबोतोबी लाकी लाकी जो कि इंडोनेशिया में है, इसमें इरप्शन देखा गया, विस्फोट देखा गया। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला विंटर ओलंपिक गेम्स कब हुआ था? इन विच ईयर द फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स वॉज हेल्ड? जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नए अपडेट्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर।